तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और ये क्वेश्चन है, व्हेन ए स्मॉल स्फीयर मूव्स एट ए लो स्पीड थ्रू ए फ्लूइड देन द विस्कस फोर्स F which is opposing the motion is found experimentally to depend on radius r, the velocity of a sphere v and the viscosity eta of the fluid। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम समझते हैं, कुछ हम समझते हैं विस्कोसिटी के बारे में जो यहाँ पर दिया गया है, और ये क्या क्वेश्चन कर रहा है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि अगर कोई सपोज कीजिए कोई फ्लूइड है और उसमें कोई पार्टिकल, ये पार्टिकल हो गया, अगर मान लीजिए कोई लोहे की गेंद है, छोटी सी गेंद, बेयरिंग जो होती है, बेयरिंग में जो गेंद होती है, बेयरिंग बॉल, वो गिर रही है, या कोई भी छोटी गेंद आप ले लीजिए जिसमें गिर रही है, ओके। तो जब आप देखेंगे कोई चीज़ हवा में आप छोड़ते हैं अगर, तो उसके नीचे आते हैं तो स्पीड बढ़ती है, समझ में आ रही है बात। तो इसमें भी जब जाएगी तो इसकी स्पीड बढ़ेगी पहले, बट इसमें एक और चीज़ होती है, जब वो फ्लूइड में जाती है तो फ्लूइड कुछ रेसिस्टेंस ऑफर करती है। एक्चुअली हमारा जो एयर है, जो हम यहाँ छोड़ते हैं तब भी ये रेसिस्टेंस ऑफर करती है, बट हमारा जो एयर है, ओके, उसकी विस्कोसिटी काफ़ी कम है, तो वो उतना रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करती है कि हम उसको महसूस कर सकें। बट इन फ्लूइड जब वो गिरती है तो वो रेसिस्टेंस ऑफर करती है जो कि ज़्यादा होता है, एयर की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो उसकी स्पीड को घटाना चाहती है, ओके। और ये जो फोर्स है, जो फोर्स उसको अपोज कर रहा है उसके मोशन को, जब गिरता है तो ये जब उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, जैसे जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी वो फोर्स भी बढ़ता है। जैसे ये पार्टिकल पहले यहाँ पर था, अगर स्पीड इसकी यहाँ पे थी 2 मीटर पर सेकेंड और कुछ दूर नीचे गिरने के बाद इसकी स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड सपोज कीजिए, तो यहाँ अगर फोर्स लग रहा था फ्लूइड में, अगर ये है तो यहाँ अगर फोर्स लग रहा था इस पर 2 न्यूटन, तो यहाँ ये भी बढ़ जाएगा, ये 4 न्यूटन हो जाएगा या समथिंग कुछ होगा, ठीक है। अब वही हमें निकालना है कि वो रिलेशन क्या होगा। तो जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी स्पीड तो बढ़ेगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, नीचे धरती खींच रही है इसको अपनी ओर, तो ये नीचे जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी। बट साथ साथ जो फ्लूइड रेसिस्टेंस लगा रहा है, फ्लूइड जो रोक रहा है इसको, ये फ्लूइड जो है जो रोक रहा है इसको, वो भी बढ़ेगा। और एक ऐसा समय आएगा जब यह फोर्स जो पार्टिकल को रोक रहा है, जो फ्लूइड द्वारा लगाया जा रहा है, और वो फोर्स जो उसको नीचे खींच रहा है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ द्वारा लगाया जा रहा है, ये दोनों इक्वल होगा। और उस समय ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर बाय द फ्लूइड और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे बाय द अर्थ, और ये दोनों इक्वल होंगे। और जब ये इक्वल होंगे तो ये दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, और उस समय जो पार्टिकल है, जो भी बॉडी है, ये जो गेंद है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से जाएगी अब, क्योंकि उस पर कोई नेट फोर्स काम नहीं कर रहा है। जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 होता है तो वो अपनी स्पीड को मेंटेन रखती है, उसी स्पीड से आगे बढ़ती है। किसी बॉडी की स्पीड तभी चेंज होती है जब उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स काम करे। यहाँ 2 एक्सटर्नल फोर्स थे, दोनों कैंसिल आउट हो गए, यानी कोई नेट फोर्स 0 है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ के अनुसार इफ देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन एन इनर्शियल फ्रेम देन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी 0। और एक्सेलरेशन 0 का मतलब है कि कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, और इस तरह वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी। अगर वो रेस्ट में थी तो रेस्ट में रहेगी, और इस स्पीड से अगर या वो मूव कर रही थी किसी स्पीड से तो उसी स्पीड से मूव करेगी। तो हमने काफ़ी बातें कर ली, हम न्यूटन फर्स्ट लॉ भी देख लिया, हमने कुछ स्टोक्स लॉ भी देख लिया, कुछ हमने विस्कोसिटी को भी समझ लिया। ये आगे हम और डिटेल में बात करेंगे जब हम पर्टिकुलर चैप्टर में पहुँचेंगे। फिलहाल हम डायमेंशन पर मूव करते हैं। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो कि डायमेंशन के थ्रू सॉल्व करना है हमें। तो बोला जा रहा है कि कोई स्मॉल स्फीयर है, जो स्मॉल स्फीयर है मूव्स एट ए लो स्पीड थ्रू ए फ्लूइड। जब वो फ्लूइड से गुजरता है तो स्पीड उसकी स्लो होती है, उससे जब गुजरता है तो जो विस्कस फोर्स F होता है, जो कि मोशन का अपोज कर रहा है, ये पाया गया एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट किया गया, देखा गया कि जब गेंद को हम बड़ा लेते हैं, जो यहाँ पर पार्टिकल है उसको हम बड़ा लेते हैं, तो पाया गया कि वो चेंज हो रहा है, डिपेंड कर रहा है रेडियस पे, ओके। किस हद तक नहीं मालूम हमें, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, रेडियस बढ़ाने से बढ़ेगा कि घटेगा, वो हमें निकालना है, वही देखना है हमें। तो हम मान लिए A, अगर A पॉजिटिव आता है तो ये बढ़ेगा इसके बढ़ने के साथ, अगर निगेटिव आता है तो घटेगा। ये हो गया रेडियस। नेक्स्ट बोलता है ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अभी मैंने आपसे डिस्कस भी किया कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी या फोर्स बढ़ेगा, ओके। तो ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, यानी कि B पॉजिटिव आएगा, ओके। और एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, विस्कोसिटी पे। ये विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, ये फ्लूइड की विस्कोसिटी पे। अगर फ्लूइड आप चेंज कर देते हैं, जैसे पानी की विस्कोसिटी,
हनी की विस्कोसिटी से कम होती है। और कोई चीज़ आप पानी में गिराते हैं तो जितनी तेज़ी से वो नीचे जाएगी, वही चीज़ जब आप हनी में डालेंगे, शहद में डालेंगे तो उतनी तेज़ी से मूव नहीं करेगी, या आप ग्लिसरीन में डालेंगे तो उतनी तेज़ी से मूव नहीं करेगी। इसको आप सिंपल समझ सकते हैं, अगर आपने इस बारे में नहीं पढ़ा है कभी, तो गाढ़ापन। तो कोई चीज़ अगर गाढ़ा है, कोई फ्लूइड अगर गाढ़ा है तो उसमें कोई पार्टिकल आप डालते हैं तो वो थोड़ी धीमी मूव करेगी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर वाटर में आप मूव करते हैं, या केरोसिन ऑयल में मूव करते हैं, पेट्रोल में मूव करते हैं, तो वो थोड़ी तेज़ी से मूव करेगी। और जब आप ग्लिसरीन यूज करते हैं या हनी यूज करते हैं जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो वो थोड़ा धीमा मूव करेगी। तो ये डिपेंड करता है फ्लूइड पे भी, ठीक है। जो गाढ़ा फ्लूइड होगा वो ज़्यादा विस्कस फोर्स ऑफर करेगा, तो ये भी पॉजिटिव आने वाला है, हमें सी भी पॉजिटिव मिलेगा हमें। जो गाढ़ा फ्लूइड है वो ज़्यादा विस्कस फोर्स ऑफर करेगा। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो विस्कस फोर्स बढ़ जाएगा, और ये भी पॉजिटिव ही आएगा। तो हम लोग देखेंगे आगे। तो जैसे हमने पहले भी किया है, यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, ये r टू पावर a होगा, v टू पावर b होगा, ईटा टू पावर c होगा, इसको ईटा बोलते हैं हम लोग। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, टेक डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड। तो क्या होगा, यहाँ f डायमेंशनल ब्रैकेट लगाएंगे हम, k r टू पावर a, v टू पावर b, n टू पावर c। यहाँ तक समझ गए। आगे बढ़ते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mlt-2, ओके। के डायमेंशन लेस कांस्टेंट है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। r एक रेडियस है, रेडियस लेंथ होता है, तो l टू पावर a, v lt-1 होता है, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं इस पर। और ईटा क्या होता है, ईटा का डायमेंशन होता है ml-1 t-1। ये कैसे होता है ये आगे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी आप इसको समझ लें कि ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है, और आगे जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको तो आपका पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा ये। सो डोंट वरी, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। mlt-2, l टू पावर a, यहाँ l टू पावर b है, यहाँ l टू पावर माइनस c है। तो ये एक जगह करेंगे, अगर हम पहले m को अलग एक जगह करते हैं तो m टू पावर c मिलेगा हमें, m टू पावर c, l टू पावर a प्लस l टू पावर b माइनस l टू पावर c, तो a प्लस b माइनस c, t टू पावर माइनस b और t टू पावर माइनस c, तो माइनस b माइनस c। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। तब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर क्या है, 1 है। अब हम इक्वेट करेंगे दोनों साइड को, तो m टू पावर 1 है, यहाँ m टू पावर c है, ओके। और ये दोनों इक्वल है तो ये c इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो हमें क्या मिला, c इक्वल टू 1। इसी तरह l का पावर यहाँ क्या है, a प्लस b माइनस c है, यहाँ l टू पावर 1 है, यानी a प्लस b माइनस c क्या हो जाएगा, क्या होगा, 1 होगा। और हमें c की वैल्यू 1 मालूम है, तो हम पुट कर देंगे अगर a प्लस b माइनस 1 इक्वल टू 1, तो a प्लस b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2, ओके। तो a प्लस b हमें मिल गया 2। नेक्स्ट -2 इक्वल्स माइनस b माइनस c, तो -2 इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेते हैं, अगर b प्लस c माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b प्लस c क्या मिल गया 2, और c की वैल्यू क्या है 1 है, तो c की जगह 1 रखेंगे तो b प्लस 1 इक्वल टू 2, ये माइनस उधर जाएगा तो b इक्वल टू 1। तो हमें मिल चुका है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, और c की वैल्यू हमें मिल चुका है b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1, और a की वैल्यू चाहिए। जब हम b की वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये 1 है, उधर जाएगा तो -1, 2 - 1 1, यानी a की वैल्यू भी 1 मिलेगी हमें। तो इस तरह हमें तीनों वैल्यूज 1 मिली a b c की, और जब इसको हम यहाँ पुट करेंगे इसमें तो क्या होगा, f इक्वल्स k r टू पावर a, तो r टू पावर 1, v टू पावर 1 और ईटा टू पावर 1, यानी कि f इक्वल्स k r v ईटा। ये फॉर्मूला हो गया, ओके। इसमें बस हमें k नहीं मालूम है, और हम बात कर चुके हैं इस पर पहले भी कि डायमेंशन का कुछ बुराइयां हैं, डायमेंशन में कुछ कमियां हैं, बुराइयां नहीं बोलेंगे, कुछ कमियां हैं, और कमियां होनी भी चाहिए। अगर सब कुछ डायमेंशन से हो जाता है तो फिर आपको बाकी पढ़ने की ज़रूरत क्या होती। तो डायमेंशन आपको जो यहाँ कांस्टेंट आता है उसकी वैल्यू नहीं बता पाता है, वो आपको बाय एक्सपेरिमेंट्स करना होता है। तो यहाँ तक आपको मिला f इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाई r मल्टीप्लाइड v मल्टीप्लाइड ईटा, ओके। k की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से पाई गई 6 पाई, तो इसको हम बोलते हैं 6 पाई ईटा आर वी, याद करने के लिए 6 पाई ईटा आर वी। इस तरह हमें मालूम चलता है कि गेंद का जब आप रेडियस बढ़ा देंगे, आर बढ़ा देंगे, तो ये फोर्स बढ़ेगा। वेलोसिटी बढ़ाएंगे, जब से जिस ज़्यादा वेलोसिटी तक छोड़ते हैं तो भी ये फोर्स ज़्यादा बढ़ जाएगा ये,
ओके, इसलिए मैंने बताया था कि जैसे जैसे वो नीचे जाता है, मैंने बताया था कि जैसे जैसे पार्टिकल नीचे जाता है, ग्रेविटी उसको खींच रही है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के कारण उसकी स्पीड बढ़ती है और इस तरह ये फोर्स भी बढ़ता है। तो इधर स्पीड बढ़ती है और इधर फोर्स भी बढ़ता है, और एक ऐसा समय आता है कि फोर्स बढ़ते बढ़ते हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल, और वो दोनों इक्वेट होकर कैंसिल आउट हो जाते हैं। और ये डिपेंड करता है ईटा पे, कोई जितना गाढ़ा लिक्विड होगा उतना ही वो फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट करेगा। ओके, तो होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, टेक केयर।